ओके हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस मैकेनिक्स आईआईटी जेम सीरीज। और आज के इस लेक्चर के अंदर अपन कंटिन्यू करने वाले हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन और हमने जो कंपोजिशन ऑफ वेलोसिटी पढ़ा था उसके आगे वाला पार्ट। ठीक है। सो अभी तक जो हमने पढ़ा है थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन दे देते हैं उसके अंदर क्या क्या हम पढ़ चुके हैं। सो पहली चीज जो अपन ने पढ़ी थी दैट वाज लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। उसकी कुछ इक्वेशंस थी लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। उसकी इक्वेशन की हेल्प से अपन ने दो चीजें निकाली थी। ठीक है। सो दो कॉन्सिक्वेंसेस अपन ने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के निकाले थे। पहला था क्या, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, जिसका मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ एल है उसको आप सी की वेलोसिटी के अराउंड अगर आप मूव कराते हैं, मतलब बहुत हाई स्पीड से मूव कराते हैं, देन एक ऑब्जर्वर जो कि स्टेशनरी फ्रेम में है उसको क्या लगेगा कि ये जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है। सो यहां से एक नई सिचुएशन क्रिएट होती है दैट इज नोन एज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला था, L इक्वल्स टू गामा L इक्वल्स टू एल नॉट स्क्वायर रूट ऑफ 1 - v² अपॉन में c²। ठीक है। जहां पे v क्या है, उस मूविंग रोड की वेलोसिटी है। राइट। दूसरी सिचुएशन आई थी हमारे पास, क्या, टाइम डायलेशन की। टाइम डायलेशन का मतलब क्या है, टाइम डायलेशन का मतलब सेम इसी तरीके से कि अगर किसी फ्रेम के अंदर, किसी लेब फ्रेम के अंदर कोई इवेंट हो रहा है जिसका टाइम इंटरवल टो नॉट है और मूविंग फ्रेम के अंदर उसका टाइम इंटरवल टो है, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन आता है दैट इज कमिंग आउट टो इक्वल्स टू गामा टो नॉट। जिससे हमें पता चल रहा है कि गामा की वैल्यू जो होती है वो हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। दैट मीन्स जो ऑब्जर्व टाइम है मूविंग फ्रेम में वो क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है। तो इसलिए यहां से अपन ऐसा भी बोलते हैं कि मूविंग क्लॉक्स स्लोज डाउन, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो थोड़ी ज्यादा आती है प्रॉपर टाइम इंटरवल से। तो यहाँ जो एल नोट होती है उसका एक नाम होता है दैट इज प्रॉपर लेंथ, और यहाँ पे जो टाउ नोट है दिस इज नोन एज प्रॉपर टाइम। राइट। इसके बाद अपन ने पढ़ा था क्या, कॉम्पोजिशन ऑफ वेलोसिटी। कॉम्पोजिशन ऑफ वेलोसिटी क्या था ये, कॉम्पोजिशन ऑफ वेलोसिटी बेसिकली अपने पास एक चीज अपने को बताता है। जैसे अपन नॉर्मल फ्रेम में न्यूटोनियन रिलेटिविस्टिक अपन पढ़ते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है, ए ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यू वेलोसिटी के साथ और बी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वी वेलोसिटी के साथ अपोजिट साइड में। सो ये सारी सिचुएशन अपन ने किसके फ्रेम में बताई है, एक ग्राउंड वाले फ्रेम के जो रेस्ट है। आपसे पूछा जाए कि ए के रेस्पेक्ट में बी किस वेलोसिटी के साथ चल रहा है, तो अपन सिंपली क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऐसा ही करते थे। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, माइनस का वी। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, यू। तो यहाँ से जो रिलेटिव वेलोसिटी आई है वो क्या निकल के आई है, माइनस का वी माइनस का यू। अगर अपन सेम चीज स्पीड ऑफ लाइट की अराउंड वाली वेलोसिटी के साथ करते हैं तो ये चीज फेल हो जाती है। ठीक है। सो वहां से अपन ने कुछ रिलेशंस निकाले थे दैट आर कॉम्पोजिशन ऑफ वेलोसिटी। उसमें अपन ने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि मान लीजिए किसी एस फ्रेम में जो कि स्टेशनरी है, लेट्स से दिस इज और एस फ्रेम, इस एस फ्रेम में कोई ऑब्जेक्ट यू वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो ये वेलोसिटी है तो इसके तीन कंपोनेंट होंगे एक्स वाई जेड डायरेक्शन के अंदर। सो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड डायरेक्शन है। ठीक है। यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है। उस एस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल की वेलोसिटी है यू वेक्टर। तो ये यू एक्स हो गया, ये यू वाई हो गया और ये यू जेड हो गया। ठीक है सर। अब अगर इसी पार्टिकल को हम ऑब्जर्व करते हैं किसी एक नए फ्रेम में दैट इज एस प्राइम, और ये एस प्राइम फ्रेम मूव कर रहा है वी वेलोसिटी के साथ। मान लीजिए अपन सिंप्लिसिटी के लिए केवल एक डायरेक्शन के अंदर इसको मूव करा रहे हैं दैट इज एक्स डायरेक्शन। सो एक्स डायरेक्शन के अंदर अगर ये मूव कर रहा है, सो इस बंदे के, इस एस प्राइम फ्रेम के व्यक्ति के लिए ये पार्टिकल किस तरीके से मूव करेगा, इसके लिए अपन ने कुछ फॉर्मूलेज निकाले थे। वो क्या फॉर्मूले थे, सो यू एक्स यू वाई और यू जेड कैसे चेंज होंगे। सो यू एक्स प्राइम इक्वल्स टू यू एक्स माइनस वी अपॉन में 1 माइनस यू एक्स वी डिवाइडेड बाई c²। ये किस तरीके से, ये एक्स डायरेक्शन के अंदर पार्टिकल की एस प्राइम के अंदर वेलोसिटी है। अच्छा, यू वाई का क्या होगा, यू वाई प्राइम इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर रूट ऑफ
1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, और मैंने बोला था कि डिनोमिनेटर उसका हमेशा सेम रहेगा, 1 माइनस यू एक्स वी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। करेक्ट। इसके बाद आया था यूजेड प्राइम। यूजेड प्राइम क्या आएगा, यूजेड स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू एक्स वी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। अच्छा, अब अगर सेम चीज अपन फ्रेम्स को अपोजिट कर दें, मान लीजिए कि हमारे पास जो डाटा है वो एस प्राइम फ्रेम में है और आपको एस फ्रेम के अंदर ऑब्जर्वेशन लेनी है, तो उस केस में अपन क्या बोलते हैं इसको, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अपन क्या करते हैं, लेट्स से इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, सिंपली आपको v को चेंज करना है माइनस v, और ux प्राइम को आपको इंटरचेंज कर देना है ux की पोजीशन से, राइट। सो यहां से आपके पास जो इक्वेशंस निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, ux, दिस इज इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, वो क्या आएगा, ux इक्वल्स टू ux प्राइम प्लस v अपॉन में 1 प्लस ux प्राइम v डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। आज हम इसी के ऊपर बहुत सारे सवाल भी करेंगे और एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज एबिरेशन एंड डॉपलर इफेक्ट, जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा और मैं आपको एक्सप्लेन करके कंटिन्यू करेंगे वहां से। यू वाई इक्वल्स टू यू वाई प्राइम स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस यू एक्स प्राइम वी अपॉन में सी स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली आप यू जेड भी लिख सकते हो, यू जेड प्राइम स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू एक्स प्राइम वी अपॉन में सी स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ से एक और चीज जाते जाते मैं आपको समझा देता हूँ, वो क्या चीज है कि जैसे अपन ने न्यूटोनियन के अंदर पढ़ा था कि आप चाहे इनर्शियल फ्रेम के अंदर चेंजेस लाते हो तो उससे एक्सेलरेशन के अंदर कोई चेंज नहीं आता, बट यहाँ पे थोड़ा सा केस अलग है, क्योंकि यहाँ पे अपन रिलेटिविस्टिक फिनोमिना के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा दूसरे फ्रेम के अंदर जाने से वो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो इस यूएक्स के लिए, सो यहाँ पे अगर आप इसका एक और बार डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास ax का एक्सप्रेशन आएगा, सो ax प्राइम शुड बी इक्वल टू व्हाट, इसका डेरिवेटिव। सो कैसे करेंगे इसका डेरिवेटिव पर, 1 अपॉन 1 माइनस यू एक्स वी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर अपने पास क्या क्या है, यू एक्स माइनस वी, सो डी यू एक्स बाई डी टी माइनस डी यू एक्स बाई डी टी, और ये वाला ऐसा कैसा 1 माइनस यू एक्स वी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, अगेन इसको ऐसा कैसा रखना है और नीचे वाले का डेरिवेटिव करना है, माइनस यू एक्स माइनस वी इंटू इसका डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना होगा 0 माइनस डी यू एक्स बाई डी टी वी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आपके पास ए एक्स प्राइम मतलब एक्स डायरेक्शन के अंदर जो इसका एक्सेलरेशन है इन न्यू फ्रेम, जो कि अपने आप में एक इनर्शियल है, बट सिचुएशन अब थोड़ी सी न्यूटोनियन से डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटीज की अपन बात कर रहे हैं दैट आर नियर स्पीड ऑफ लाइट, सो इसलिए यहाँ पे आपके एक्सेलरेशन जो कंजर्व रहता था वहां पे वो सेम चीज नहीं रहने वाली, ठीक है। सो यहाँ से आपके पास क्या रिजल्ट आया, इसको अगर आप ए एक्स मान लें, सो यहाँ से आगे आपके पास 1 माइनस यू एक्स वी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इंटू ए एक्स माइनस ये क्या आ गया अपना यू एक्स माइनस वी इंटू माइनस माइनस प्लस कर देते हैं यहाँ से, ये क्या आ गया आपके पास वी अपॉन में सी स्क्वायर ए एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू एक्स वी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपके पास एक्सेलरेशन के अंदर चेंजेस आएंगे एक्स डायरेक्शन के अंदर। सिमिलरली आप वाई डायरेक्शन के अंदर भी निकाल सकते हो, जेड डायरेक्शन के अंदर भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक की बात हो गई अपनी जो हमको सीखनी थी, ठीक है। सो इस तरीके से आपके पास कुछ एक्सप्रेशन निकल के आएगा अगर आप इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। और अगर आप देखेंगे कि मुझे नॉर्मल क्लासिकल के अंदर क्या होता था, क्लासिकल के अंदर अपन पढ़ते थे कि ए एक्स प्राइम शुड बी इक्वल टू ए एक्स, क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन के अंदर का चेंज नहीं आएगा। तो जब आप इस फॉर्मूले के अंदर क्लासिकल अप्रोच लगाएंगे, और क्लासिकल अप्रोच क्या होती थी कि v बाई सी, क्योंकि ये v जो होता था c से काफी कम हो जाएगा क्लासिकल के अंदर, तो उस केस में v बाई सी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 मान सकते हैं अपन। तो जब आप यहाँ पे इस ऑब्जर्वेशन को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा v बाई सी इज इक्वल टू 0, ये वाला भी टर्म क्या हो जाएगी 0, सो 1 बाई 1 क्या आ गया 1, सो ए एक्स प्राइम इज इक्वल टू ए एक्स के, करेक्ट। जो कि हमारी क्लासिकल ऑब्जर्वेशन थी कि एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा सर, वेलोसिटी फ्रेम चेंज करने से चेंज होती है बट एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता, बट रिलेटिविस्टिक एक्सेलरेशन के अंदर ऐसा नहीं है, करेक्ट। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं
और हम आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज एबेरेशन एंड डॉपलर इफेक्ट इन रिलेटिविटी। तो देखो यहाँ पे दो चीज मैं कवर अप कर रहा हूँ। एक है एबेरेशन, वैसे इससे आपसे सवाल पूछे नहीं जाते, अभी तक तो नहीं पूछे गए, बट ये दोनों चीजें एक ही जगह से निकल के आती है। सो इसलिए जाते जाते अपन इसको भी सीख ही लेते हैं। तो एबेरेशन मतलब क्या है कि जो लाइट आपकी ट्रेवल कर रही है, अगर आप उसको एक फ्रेम में देख रहे हैं और दूसरे फ्रेम में देख रहे हैं, तो दोनों फ्रेम के अंदर अगर आपके फ्रेम के अंदर क्या है, रिलेटिव मोशन है, तो आप क्या देखेंगे, उस लाइट की डायरेक्शन थोड़ी सी टिल्टेड हो जाती है, फिर डायरेक्शन चेंज होती हुई प्रतीत होती है। दिस फिनोमिना इज नॉन एज एबेरेशन। सो द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट इज ऑब्जर्व फ्रॉम डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम दैट आर मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर। कहने का मतलब है कि मान लीजिए अगर आप एस प्राइम फ्रेम में बैठे हैं और आपने क्या करी, एक लाइट की ट्रेन भेजी, मतलब एक लाइट की बीम भेजी, दैट बीम इज हैविंग एंगल थीटा प्राइम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आपकी बीम जा रही है, आप क्लियरली देख सकते हैं, ये आपकी एक बीम जा रही है, ये बीम का एंगल कितना है, थीटा प्राइम। किस फ्रेम में, एस प्राइम फ्रेम में। तो यहाँ पे मैं बैठा हूं और मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है सर, बहुत अच्छा। और ये फ्रेम मूव कर रहा है वी वेलोसिटी के साथ। सो जो एस फ्रेम होगा, उस एस फ्रेम के लिए एंगल किस तरीके का दिखाई देगा। पहली चीज, क्योंकि हम लाइट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अगर मैं इस फ्रेम में देखूं या इस फ्रेम में देखूं, क्या उसकी स्पीड के अंदर कोई चेंज आएगा। आइंस्टीन की सेकंड पोस्टुलेट क्या, स्पीड ऑफ लाइट इज फिक्स इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब यहां पर भी इसकी स्पीड ऑफ लाइट सी है, यहां पर भी इसकी स्पीड कितनी है, सी है, तो ये चेंज नहीं होने वाली। तो चेंज आखिर होगा क्या, तो यहां से निकल के आता है डॉपलर इफेक्ट। तो चेंज होने वाली कौन कौन सी क्वांटिटी होगी। सो देखो, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेव है तो वेव की फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी के साथ उसकी वेवलेंथ भी होगी। सो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंजेस आने वाले हैं, स्पीड में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये तो हमारी सेकंड पोस्टुलेट है। अगर वो गलत हो गई तो पूरी रिलेटिविटी गलत हो जाएगी। तो अभी तक जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस आ रही थी, वो सारी डॉपलर इफेक्ट, जो हमने एजम्पशन मानी है कि स्पीड ऑफ लाइट इज एब्सोल्यूट, वो चेंज नहीं होने वाली इनर्शियल फ्रेम के अंदर, तो वहां से सही तरीके से सेटिस्फाइड हो रही है, तो हम उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। सो पहली चीज कि स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहां पर भी अपन मानेंगे कि एस प्राइम वाला बंदा देखे या एस प्राइम वाला बंदा देखे, दोनों को लाइट की स्पीड सेम दिखाई देगी, दैट इज सी। तो सर जब ये फ्रेम मूव कर रहा है तो इनके अंदर चेंजेस किस चीज के आएंगे, पहली चीज इसके एंगल में चेंजेस आएंगे कि ये डेविएट होगी। दूसरी चीज इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अंदर चेंजेस आएंगे। तो जो डेविएशन है एंगल का, दैट इज नॉन एबेरेशन, और इसकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के अंदर जो चेंज आता है, दैट इज नोन एज डॉपलर इफेक्ट। क्या बात क्लियर रही। ये दोनों चीजें एक साथ ही आती है। अक्सर एबेरेशन को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, इसको हटा दिया जाता है, डॉपलर इफेक्ट ही पढ़ा जाता है, बट मैं दोनों चीजें आपको साथ में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है सर। तो अब इसका बुल्डअप अपन कैसे दें। तो देखो, पहली चीज, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जो ऑब्जर्वेशन करते हैं अपन, वो करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन थी, आपको पता होगा मैक्सवेल की 4 इक्वेशन थी, 4 इक्वेशन को मिला के जब अपन सॉल्व करते हैं तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, वहां का जो सॉल्यूशन होता है दैट इज प्रीटी मच लाइक दैट, क्या, E इक्वल्स टू कॉस k डॉट r माइनस ओमेगा टी। अब अगर मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ एस प्राइम फ्रेम में, तो यहाँ पे जो मैं रखूंगा मेरे कोऑर्डिनेट, वो क्या क्या रखूंगा, k प्राइम, r प्राइम और ओमेगा प्राइम t प्राइम, कुछ इस तरीके से रखूंगा। प्राइम फ्रेम में हूं तो प्राइम क्वांटिटी रखूंगा। ठीक है सर। सो अगर मैं सोल्व करूं k प्राइम डॉट r प्राइम को, तो वो कुछ किस तरीके का दिखेगा। तो देखो, k इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई बाई लेमडा। ठीक है, यहाँ पे 3 डायमेंशन की बात हो रही है। तो यहाँ से जो मेरा k प्राइम होगा वो क्या होगा, 2 पाई बाई लेमडा, किस डायरेक्शन के अंदर, एक्स केप डायरेक्शन के अंदर प्लस वाई केप डायरेक्शन के अंदर, राइट। सो ये आपका एक प्लेन के अंदर हो गया, करेक्ट। तो ये प्राइम है तो यहां पर भी प्राइम कर देते हैं। ठीक है सर। आर वेक्टर की अगर बात करें, आर वेक्टर प्राइम वो क्या होगा, एक्स एक्स प्राइम प्लस वाई, वेट अ सेकेंड, के एक्स प्राइम प्लस के वाई प्राइम, इस तरीके से करते हैं। ठीक है, वाई वाई प्राइम, कुछ इस तरीके से। अब देखो, ये जो के वेक्टर है और एक्स के साथ इनका जो एंगल है, तो अगर ये मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ लाइट है,
सो के वेक्टर की डायरेक्शन भी यही होगी। सो इसका एक्स के साथ और वाई के साथ कुछ एंगल होगा। सो जब मैं इनका डॉट प्रोडक्ट कराऊंगा तो वो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा बताओ? के प्राइम डॉट आर प्राइम वुड बी 2 पाई बाई लेमडा प्राइम एक्स प्राइम ब्रैकेट के एक्स कैप डॉट एक्स प्राइम कैप प्लस 2 पाई बाई लेमडा वाई प्राइम के वाई प्राइम कैप डॉट वाई प्राइम कैप। कुछ इस तरीके से आएगा। तो बताओ इसके और एक्स प्राइम के बीच में एंगल कितना है? थीटा प्राइम। तो जब इनका डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो क्या आएगा? कॉस थीटा प्राइम। सो यहां से आ गया अपने पास 2 पाई बाई लेमडा प्राइम ब्रैकेट एक्स प्राइम कॉस थीटा प्राइम प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? वाई प्राइम के साथ एंगल, तो ये थीटा प्राइम है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा प्राइम। तो ये कितना आ गया? ये आ गया अपने पास साइन थीटा प्राइम। तो वाई प्राइम साइन थीटा प्राइम। करेक्ट। चलिए यहां तक की बात हो गई। अब बात करते हैं अगले वाले टर्म की, ओमेगा टी प्राइम की, ओमेगा प्राइम टी प्राइम की। सो क्या मैं ओमेगा प्राइम को इस तरीके लिख सकता हूँ? 2 पाई अपॉन में टी, टी इज टाइम पीरियड, और 1 अपॉन टी को मैं क्या लिख सकता हूँ? फ्रीक्वेंसी। सो 2 पाई एफ प्राइम, कुछ इस तरीके से लिख दिया। करेक्ट। तो देखो आप सारी चीजों को अपन मर्ज करके लिख देते हैं हमारी इक्वेशन के अंदर। तो हमारी इक्वेशन, हमारी सुंदर सी इक्वेशन क्या निकल के आती है? कॉस ब्रैकेट 2 पाई बाई लेमडा प्राइम ब्रैकेट के अंदर क्या है? एक्स प्राइम कॉस थीटा प्राइम, इसी के अंदर लिख देते हैं, प्लस वाई प्राइम साइन थीटा प्राइम, और क्या है? माइनस 2 पाई एफ प्राइम टी प्राइम। करेक्ट। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? ठीक है। ये सारी ऑब्जर्वेशन अपन ने कहां से करी है? एस प्राइम फ्रेम के अंदर। अब अगर मैं सेम चीज करूंगा किसके अंदर? एस फ्रेम के अंदर। दिस इज और एस फ्रेम। तो एस फ्रेम के अंदर हमारी इक्वेशन कैसी दिखेगी? सेम कॉस, बट कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। सो कॉस 2 पाई बाई लेमडा। तो भाई वो मूविंग फ्रेम था, ये हमारा स्टेशनरी फ्रेम है, तो दोनों के अंदर क्या आएगी? वेवलेंथ का चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ के चेंज आने से ही हमारे पास डॉपलर इफेक्ट आएगा। तो हमको सी को कांस्टेंट रखना है। सो देखो हमारे पास एक रिलेशन होता है, बहुत ही सुंदर सा रिलेशन है। क्या? एफ लेमडा इज इक्वल टू वी। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। सो आपकी अगर लाइट है तो वी क्या हो जाएगा? सी। सो सी इक्वल्स टू एफ लेमडा। ये है आपका एस प्राइम फ्रेम। एस प्राइम फ्रेम के अंदर क्या होगा? एफ प्राइम लेमडा प्राइम इज इक्वल्स टू सी। तो ये दोनों इक्वेशन तो हमेशा सेटिस्फाइड रहने वाली है, चाहे आप फ्रेम चेंज करो या ना करो। तो यहां से आपकी इक्वेशन क्या निकल के आ गई? एक्स कॉस थीटा, सेम इसी तरीके से कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस 2 पाई एफ टी। करेक्ट। तो ये आ गई आपके एस फ्रेम के अंदर एंटिटीज। चलिए बहुत बढ़िया। सो अब अपन क्या करने वाले हैं? इन दोनों को कंपेयर करने वाले हैं। कैसे करेंगे? हम यूज करेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? दो मूविंग फ्रेम को कंपेयर कर रहे हैं। सो हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई एस प्राइम फ्रेम के अंदर। करेक्ट सर। अब आप बात करते हैं एस फ्रेम के अंदर। तो ये आपकी एस फ्रेम की इक्वेशन हो गई, सेम फ्रेम। ठीक है। ओके। अब आप करते हैं फ्रॉम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, हम क्या पता करते हैं कि एक्स प्राइम जो है वो किसके इक्वल होगा? एक्स माइनस वी टी अपॉन में रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और टी प्राइम किसके इक्वल होगा? टी माइनस एक्स वी अपॉन में सी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी। ये सब अपन ने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ चुके हैं। ठीक है। सारी वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये वैल्यूज आपने उसमें पुट करी। तो पुट करने के बाद में आपके पास तीन रिलेशन निकल के आते हैं। दीज आर द थ्री रिलेशंस। ठीक है। तो पहला रिलेशन क्या था? cos थीटा अपॉन में लेमडा इक्वल्स टू cos थीटा प्राइम अपॉन लेमडा प्राइम प्लस एफ प्राइम वी अपॉन में सी स्क्वायर। ये कैसे आ रहा है? देखो जब आप आपकी प्राइम इक्वेशन के अंदर, हमारी प्राइम इक्वेशन क्या थी सर? हमारी प्राइम इक्वेशन थी cos ब्रैकेट 2 पाई बाई लेमडा प्राइम एक्स प्राइम cos थीटा प्राइम प्लस वाई प्राइम साइन थीटा प्राइम माइनस 2 पाई एफ प्राइम टी प्राइम। ये हमारी प्राइम इक्वेशन थी। इस प्राइम इक्वेशन के अंदर आप क्या पुट करेंगे? हम पुट करेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से एक्स प्राइम इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, एंड टी प्राइम आपका क्या हो जाएगा? टी माइनस एक्स वी
अपॉन में सी स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। करेक्ट, उस तरीके के एक्सप्रेशन होंगे। तो जब आप ये वैल्यूज इसके अंदर पुट करोगे और फिर आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे। ठीक है, सो आपने कंपेयर क्या किया, एक्स की टर्म को, एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट आपने कंपेयर किया और टी का कोफिशिएंट आपने कंपेयर किया। सो कंपेयर करने से देखो ये cos थीटा इक्वल बराबर होगा किसके, इस पूरी टर्म के, ये साइन थीटा इक्वल बराबर होगा किसके, इस साइन थीटा प्राइम के। देखो यहाँ पे एक और टाइम आएगी 2π/λ भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पे 2π/λ साइन थीटा इज इक्वल टू 2π/λ प्राइम साइन थीटा प्राइम के, यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, साइन थीटा लैम्डा इक्वल्स टू साइन थीटा प्राइम लैम्डा प्राइम। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। थर्ड इक्वेशन निकल के आएगी टी वाले कोफिशिएंट को कंपेयर करने से। सो एफ प्राइम प्लस वी कोस थीटा प्राइम अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ के। सो यहाँ से आपके पास थर्ड इक्वेशन निकल के आती है, दैट इज दिस। और आप मानेंगे नहीं, इस ही इक्वेशन से आपकी डॉपलर इफेक्ट वाली इक्वेशन निकल के आती है। कैसे आती है अभी बात करेंगे। चलिए, तो यहां से अपने पास 3 इक्वेशन आ गई। अब इन 3 इक्वेशन को अपन को सोल्व करना है। तो देखो मुझे 2 फिनोमेना आपको बताने थे, एबिरेशन और डॉपलर इफेक्ट। सो एबिरेशन तो कैसे बताऊंगा, जब मैं थीटा और थीटा प्राइम के अंदर रिलेशन निकालूं तो उसके लिए मुझे क्या यूज करनी पड़ेगी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो देखो जब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का रेशियो लूंगा तो रेशियो लेने से क्या होगा, लैम्डा लैम्डा प्राइम खत्म, बचेगा कौन, सिर्फ टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्राइम अपॉन कोस थीटा प्राइम प्लस एफ प्राइम वी अपॉन में सी स्क्वायर और ये वाली टर्म। डन। अच्छा, अब अपन क्या करते हैं, अब अपन इसको सोल्व करते हैं। तो यहां से अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ गया क्या, एबिरेशन का रिलेशन। और अब अपन सोल्व करेंगे डॉपलर इफेक्ट वाली इक्वेशन को निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये आपकी 3 इक्वेशन है, रेशियो लिया तो आपके पास ये आ गया निकल के। सो दिस इज आवर रिलेटिविस्टिक एबिरेशन। क्या होता है, फ्रेम को चेंज करने से लाइट की डायरेक्शन के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसी को बोलते हैं अपन एबिरेशन। और इस एबिरेशन को निकालने का फॉर्मूला हमारा ये रहा। डन, करेक्ट, satisfied? So it relates the direction of propagation theta and theta prime as seen from 2 different inertial frames. Okay sir, अब बात करते हैं थोड़ा सा किसके बारे में, हमारे रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट के बारे में। तो ये हमारी इक्वेशन थी, करेक्ट। सो यहां से आप क्या कर सकते हो, देखो एफ प्राइम लैम्डा प्राइम इज इक्वल टू सी के। तो क्या मैं यहां से 1 अपॉन में लैम्डा प्राइम को, 1 अपॉन में लैम्डा प्राइम को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ प्राइम अपॉन में सी लिख सकता हूँ। तो जब मैंने यहाँ पे 1 अपॉन लैम्डा प्राइम को एफ प्राइम अपॉन में सी लिखा, सो एफ प्राइम कॉमन आ गया बाहर, वी अपॉन में सी को बीटा लिख दिया और ये cos थीटा प्राइम ऐसा कैसा अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। सो वी बाई सी को मैं एज्यूम कर रहा हूँ बीटा के, सो ये बीटा स्क्वायर हो गया। सो दिस इज आवर रिलेशन फॉर रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। इसी का मैं इनवर्स अगर मैं करूं, जैसा मैं इनवर्स का फिनोमेना आपको समझा सकता हूं। इनवर्स आखिर है क्या, कि आप अपने फ्रेम्स को चेंज कर लो, तो आपने फ्रेम्स को चेंज किया तो इनवर्स इक्वेशन क्या निकल के आएगी, एफ प्राइम इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट 1 माइनस बीटा कोस थीटा 1 में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर। इसका क्या मतलब है कि आप के पास जो नॉन वैल्यू है वो कहाँ पे है, रेस्ट फ्रेम में। अब आप मूविंग फ्रेम में है और मूविंग फ्रेम में किसी भी लाइट की फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो वो ऑब्जर्वेशन आएगी इस रिलेशन से, क्योंकि मूविंग फ्रेम प्राइम फ्रेम है, तो प्राइम फ्रेम के अंदर जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, एफ इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट 1 माइनस बीटा कोस थीटा अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर। करेक्ट। चलिए अब इसके कुछ केसेस को अपन कंसिडर करते हैं जो हम क्लासिकल से कंपेयर करेंगे। सो क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है, क्लासिकल का मतलब क्या है कि आपकी स्पीड जो है वो काफी कम है, तो v इज वेरी वेरी लेस देन c। तो जब v जो है वेरी लेस देन c हो जाएगा, सो बीटा की वैल्यू जो होगी वो कंपेरेटिवली 1 से काफी छोटी होगी। ऑब्वियस सी बात है, v इज लेस देन c, दोनों तरफ c से डिवाइड किया तो v बाई c इज लेस देन 1। तो ये क्या होता है, बीटा की लेस देन वैल्यू 1 है, तो क्या 1 माइनस बीटा स्क्वायर, तो बीटा की वैल्यू अगर 1 से छोटी, बीटा स्क्वायर की वैल्यू 1 से और ज्यादा छोटी। इसको आप कैसे समझ सकते हो कि बीटा मान लीजिए आपके पास 0.1 है, तो बीटा स्क्वायर क्या होगा 0.01। क्या ये 1 से और ज्यादा छोटा हो रहा है, तो जितना आप वैल्यूज को बढ़ाते जाओगे, स्क्वायर करते जाओगे, उसकी पावर को बढ़ाते जाओगे, तो पॉइंटों वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए अपन ने इस डिनोमिनेटर वाली टर्म को क्या कर लिया, अप्रोक्सीमेट कर दिया 1 के बराबर, क्योंकि ये हमेशा कभी भी 1 को तो कोप अप कर ही नहीं पाएगा, तो इसलिए अपन इसको इक्वल कर दिया 1 के।
तो हमारे पास रिलेशन निकल के आया एफ प्राइम इक्वल्स टू एफ ब्रेकेट 1 माइनस बीटा कॉस थीटा। तो देखो ये है हमारा क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन, एफ प्राइम इज इक्वल टू एफ ब्रेकेट 1 माइनस बीटा कॉस थीटा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता इनवर्स वाला इसी का, तो इनवर्स वाले में क्या करते थे, एफ प्राइम की जगह एफ, इसकी जगह एफ प्राइम, और बीटा के अंदर वी होता है तो वी का साइन चेंज कर दो, 1 प्लस बीटा कॉस थीटा प्राइम। करेक्ट। तो ये आपका हो गया इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए, तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये आपका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन का रिलेशन आ गया। चलिए, अब इसके अंदर भी अपन केस कंसिडर करते हैं। तो क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन के अंदर थीटा की वैल्यू अपन क्या क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 180 और 90। तो देखना अब यहां से एक अच्छी सी चीज निकल के आएगी कि जो न्यूटोनियन के अंदर परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स डायरेक्शन होती है उसमें आप किसी भी टाइप का डॉपलर इफेक्ट नहीं देखते, बट रिलेटिविस्टिक के अंदर आप वो वहां पर भी आप एक डॉपलर इफेक्ट देखेंगे, तो उसी को समझना है। तो देखो थीटा की वैल्यू 0, इसका मतलब क्या है, सोर्स जो है एक दूसरे के अलोंग आ रहे हैं। तो ये आपका सोर्स, ये आपका ऑब्जर्वर। तो जब इन दोनों को आपस में आना है तो उस केस में अपन उनका एंगल क्या मानेंगे, थीटा इक्वल्स टू 0। तो जब आप इसमें थीटा इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो आपके पास रिलेशन क्या आएगा, एफ इक्वल्स टू एफ प्राइम 1 प्लस बीटा, या बीटा की वैल्यू वी बाई सी पुट कर सकते हैं। सो अब इसको आप अपने दिमाग में सोचो कि एक ट्रेन आपके सामने से आ रही है, आप इसको ऑब्जर्व करें और वो सायरन बजा रही है। तो सायरन की आवाज अगर वो आपके अलोंग आती है तो क्या उसकी आवाज बहुत तेज दिखाई सुनाई देती है आपको? यस। तो सेम चीज, अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ एफ प्राइम है तो वो आपकी तरफ मूव करते हुए आ रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी आपको क्या सुनाई देगी, क्या हाई सुनाई देगी। तो यहां से भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, एफ इक्वल्स टू एफ प्राइम 1 प्लस वी बाई सी। वी बाई सी इज पॉजिटिव क्वांटिटी, इसमें एक में ऐड हो रही है तो एफ प्राइम की वैल्यू, एफ की वैल्यू क्या आ रही है, इंक्रीज हो रही है। सो सोर्स मूविंग टुवर्ड्स हिम, सो फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, जो यहां से भी पता चल रहा है। अच्छा, अब इसी का केस अपोजिट करते हैं कि वो दोनों दूर जा रहे हैं, तो होना क्या चाहिए, लॉजिकली फ्रीक्वेंसी डाउन होनी चाहिए। सो जब थीटा की वैल्यू आप 180 पुट करेंगे, तो आपने पुट करी थीटा की वैल्यू 180, तो यहां से फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, 1 माइनस वी बाई सी। अब आती है एक बहुत अच्छी चीज कि अगर सोर्स जो है वो इस तरीके से मूव कर रहा है और ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं आप इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, तो क्लासिकली आपको फ्रीक्वेंसी के अंदर कोई चेंजेस सुनाई नहीं देगा। ठीक है। सो यहाँ पे जब आप cos थीटा के अंदर थीटा की वैल्यू 0 पुट करोगे, 90 पुट करोगे, तो ये 0 हो गया, तो f इक्वल्स टू आ गया एफ प्राइम। तो यहाँ पे आपको नो डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। सो क्लासिकली यहाँ पे कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा जब आपका एंगल क्या है, 90 डिग्री। ये है क्लासिकली। ये कब आया, जब आपने एक अप्रोक्सीमेशन लिया, कौन सा, बीटा इज वेरी वेरी लेस देन 1। अब आप इस अप्रोक्सीमेशन को ना लें, मान लीजिए आपकी बीटा की वैल्यू सफिशियंट है, तो उस केस में देखते हैं 90 डिग्री के ऊपर क्या आपको डॉपलर इफेक्ट दिखाई देगा। चलिए, तो अब बात करते हैं थोड़ा सा, इफ v इज नॉट दैट स्मॉल देन f प्राइम क्या आएगा, f इक्वल्स f ब्रैकेट 1 माइनस बीटा कोस थीटा 1 में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर। अच्छा, इसका इन्वर्स कर लेते हैं, तो इन्वर्स करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, रिलेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सो जब एंगल 0 डिग्री है तो 0 डिग्री पुट किया यहाँ पे, तो 0 डिग्री पुट किया तो 1 माइनस बीटा अपॉन में 1 माइनस बीटा स्क्वायर। सो f प्राइम आपका क्या निकल के आ गया, चलो इसको एक बार डिराइव कर देता हूँ, f प्राइम इक्वल्स टू f ब्रैकेट 1 माइनस बीटा कॉस थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर। थीटा इक्वल्स टू 0 मतलब दोनों एक दूसरे के अलोंग आ रहे हैं, तो उस केस में f प्राइम इज इक्वल्स टू f 1 माइनस बीटा अपॉन में, इसको क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूँ, 1 माइनस बीटा 1 प्लस बीटा। तो रिलेशन निकल के आया हमारे पास f ब्रैकेट 1 माइनस बीटा अपॉन में 1 प्लस बीटा। सो f की वैल्यू क्या आ गई, f प्राइम स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बीटा अपॉन में 1 माइनस बीटा। सो ये है आपका फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, कब, जब एंगल 0 मतलब दोनों सोर्सेज एक दूसरे, सोर्स और ऑब्जर्वर जो है एक दूसरे के अलोंग आ रहे हैं। करेक्ट। तो यहां से आप लिख सकते हैं सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड्स ईच अदर। तो आपकी फ्रीक्वेंसी के अंदर जो चेंजेस आएगा वो किस तरीके का आएगा, 1 प्लस बीटा अपॉन में 1 माइनस बीटा का स्क्वायर रूट।
अच्छा, इसी का अपोजिट लेते हैं 180 डिग्री, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, उस केस में आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी आएगी, 1 माइनस बीटा अपॉन में 1 प्लस बीटा कम आएगी। और जब आप इसका एंगल क्या कर देंगे 90, तो ये ऊपर वाली टर्म का तो 1 हो जाएगा, बट नीचे वाली टर्म सर्वाइव करेगी, और सर्वाइव करेगी तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज आएगा, जो कि एक क्लियरली साइन है, एक क्लियर साइन है किसका, टाइम डायलेशन का। ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ और फिर ठप्पा लग गया कि हाँ, कि आइंस्टीन ने जो बोला है टाइम डायलेशन वाला फिनोमिना, क्योंकि हमने ऑब्जर्व तो किया नहीं है, कोई अभी तक इतनी स्पीड के साथ गया नहीं है कि आप बता सके, नहीं हम ब्लैक होल के पास गए हैं। तो ये वाली जो चीज है जो हम लाइट के अंदर देखते हैं एस्ट्रोनॉमी के अंदर, कि कैसे लाइट आ रही है, लाइट के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, जो आपको रेड शिफ्ट दिखाई देता है, ब्लू शिफ्ट दिखाई देता है, उससे आपने ये एजम्पशन मान ली कि आपने क्लियरली, ये साइन है कि आपका टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की जो फिनोमेना बताए हैं, जो निकल के आए हैं, वो सारे सच है। ठीक है, तो यहाँ तक बात हो गई अपने पास इसकी डॉपलर इफेक्ट की। तो ये कुछ प्रीटी मच आपके फॉर्मूलाज हैं जो आप आराम से याद कर लीजिएगा। ये आपका एक मदर इक्वेशन है, मदर फॉर्मूला है, इस मदर फॉर्मूला को याद करो और मस्त करो। ठीक है, तो यही था एबरेशन और डॉपलर इफेक्ट, कितना ही था, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एनालॉजी क्या थी। ठीक है, सो कहाँ से क्रोनोलॉजी के थ्रू आप आए हैं, कैसे आए थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी क्योंकि वो सेकंड पोस्टुलेट थी। फिर उससे अपन ने डिराइव किया लॉरेंज इक्वेशन, लॉरेंज इक्वेशन से अपने पास तीन इक्वेशन आई, तीन इक्वेशन को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास दो बढ़िया सी इक्वेशन आई, एक थी एबरेशन की, एक थी डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, फिर अपन ने क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन लगाया किसके अंदर, डॉपलर इफेक्ट के अंदर, तो वहां से अपने पास निकल के आई कि ट्रांसवर्स जो डॉपलर इफेक्ट है क्लासिकली ऑब्जर्व नहीं होता है बट रिलेटिविस्टिकली होता है। तो यहाँ तक की बात हो गई थी। चलिए, अब कुछ सवाल हैं जो सवालों को अपन सॉल्व करते हैं। अच्छा, उससे पहले देखो, अभी तक अपन ने जो चीजें पढ़ी है कि जो फिजिकल क्वांटिटी चेंज होती है रिलेटिविटी के अंदर, स्पेशल रिलेटिविटी के अंदर क्या क्या थी, वो लेंथ, टाइम, उसके अलावा भी और फिजिकल क्वांटिटीज होती है जो चेंज होती है, जैसे मोमेंटम हो गया, मास हो गया, फोर्स हो गया। सो उसके बारे में बात करते हैं। तो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम के बारे में अगर मैं बात करूं, सो मास चेंज होता है एम नॉट अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर से। तो लेंथ, टाइम एंड मास। तो नया मोमेंटम, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम कैसा होगा, एम नॉट वी अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसके प्रूफ के अंदर आपको नहीं जाना, सीधा आप इसको याद रखें। अच्छा, जब मोमेंटम ऐसा है तो फोर्स कैसा होगा, सो एफ इक्वल्स टू क्या होता है, डी पी बाई डी टी। तो आपका फोर्स क्या निकल के आ गया, डी बाई डी टी। मोमेंटम की वैल्यू क्या रखेंगे, एम नॉट वी अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, रिलेटिविस्टिक फोर्स। करेक्ट। चलिए, तो यहाँ से अब अपन चलते हैं थोड़ा सा एनर्जी इक्वेशन की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उससे सवाल काफी अच्छे अच्छे बनते हैं। ठीक है, जब अपन मॉडर्न पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये चीज आएगी। ठीक है, सो जैसे अपन ने न्यूटोनियन में पढ़ा था क्या, कि जो काइनेटिक एनर्जी है, वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस इज कन्वर्टेड इनटू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। ठीक है, सी ये सारे फोर्सेस की वजह से वर्क डन है। अच्छा, एफ होता क्या है, एफ हमारे पास होता है डी बाई डी टी, क्लासिकली अगर मैं बात करूं डी बाई डी टी ऑफ पी डॉट डी एल। तो अगर ये एक्स डायरेक्शन के अंदर ही, सिंप्लिसिटी के लिए अपन एक ही डायरेक्शन कंसिडर करें, तो डी बाई डी टी मोमेंटम क्या होगा, एम नॉट वी, और ये क्या हो गया अपने पास, डी एक्स। इसको डॉट को भूल जाइए। ठीक है, और वेलोसिटी चेंज होती है 0 से u तक। ठीक है, तो ये क्या बन गया, डी एम नॉट वी इंटू डी एक्स बाई डी टी। करेक्ट, और लिमिट कहां से कहां तक चेंज हो रही है, 0 से u। अच्छा, एम नॉट तो कांस्टेंट है, ये v इसके साथ डेरिवेटिव में आएगा, इस डी एक्स बाई डी टी को अपन बोल सकते हैं वापस v, दैट इज वेलोसिटी। तो v एम नॉट डी वी इंटीग्रेशन 0 से u, क्या आएगा, v का इंटीग्रेशन क्या आएगा, वी स्क्वायर बाई टू। तो यहां से आपके पास आता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, एम नॉट स्क्वायर बाई टू। दिस इज क्लासिकल। अच्छा, अब सेम काम अपन करेंगे किसके साथ, रिलेटिविस्टिक के साथ। सो एफ की जगह यहाँ पे अब अपन रिलेटिविस्टिक फोर्स लिखेंगे, पी की जगह अपन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम लिखेंगे। तो आपकी जो इक्वेशन निकल के आएगी वो किस तरीके की आएगी, तो इन रिलेटिविटी एफ इक्वल्स टू डी बाई डी टी एम वी। अब यहाँ पे जो m है आपका, दैट इज नॉट एम नॉट, यहाँ पे जो m है दैट इज रिलेटिविस्टिक मास, इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर।
ये जो m नॉट है इसको अपन बोलते हैं रेस्ट मास, दिस इज रेस्ट मास, करेक्ट। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, dx बाई dt अगेन v बनेगा, और एम वी को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये डी एम वी का फॉर्मूला लगेगा, एम डी वी प्लस वी डी वी, यू इंटू वी वाला फॉर्मूला। तो ये आपके पास इक्वेशन निकल के आ गई, ठीक है सर। m इक्वल्स टू क्या होता है, m नॉट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो m इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर है अपने पास, इसको उधर भेज दिया। So m square break it 1 minus v square upon में c square is equal to m नॉट square। और थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, so m square c square minus m square v square is equal to m नॉट square c square, कुछ ऐसा है। अच्छा मेरे पास जो इक्वेशन थी that is this, मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मुझे dm चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव कर देता हूँ। तो ये क्या बन गया, 2m dm सी स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे देखो m भी वेरिएबल है और v भी वेरिएबल है, तो मैं क्या करूंगा, u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, 2m डी एम वी स्क्वायर माइनस 2v m स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू, ये वाली चीज तो कांस्टेंट है, रेस्ट मास इज कांस्टेंट क्वांटिटी, c इज कांस्टेंट क्वांटिटी, तो ये हो गया 0। अच्छा 2 कैंसिल, m m m कैंसिल भी कर सकते हो वरना इसको रख भी सकते हो, तो एक काम करते हैं, ये आपके पास आ गया m डी एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम डी एम वी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और वी डी वी। अब देखते हैं अपने को क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो देखो इस इक्वेशन में आपके पास वी स्क्वायर डी एम प्लस एम वी डी वी, क्या मुझे यहाँ पे मिल रहा है, तो मुझे m को हटाना पड़ेगा, सो m को मैंने हटा दिया, तो ये मिलकर आ गया वी स्क्वायर डी एम प्लस एम वी डी वी इज नथिंग बट इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2, और ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1। इन दोनों की हेल्प से अपन इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, तो ये रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी निकालने का प्रूफ है, ठीक है। तो क्या है आपका काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर डी एम प्लस एम वी डी वी, करेक्ट, ओके। अब इसकी वैल्यू निकल के आ रही है अपने पास क्या, सी स्क्वायर डी एम, सी स्क्वायर डी एम, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, देखो जब वो रेस्ट पे था तो उसका मास क्या होगा m नॉट, जब वो मूविंग होगा तो उसकी मास क्या होगा m, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m नॉट m माइनस m नॉट c स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। यहाँ से जो ये एम सी स्क्वायर है दैट इज नोन एज ई, और ये है फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन जिसके बारे में आप बहुत बार सुनते हैं, ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, मास इज एनर्जी, एनर्जी इज मास, दोनों आपस में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते रहते हैं, और यही है मोस्ट फेमस इक्वेशन, ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। तो अगर इसको अपन ने टोटल एनर्जी ई मान लिया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी में से अगर आप रेस्ट मास एनर्जी निकाल देते हैं तो बचा क्या, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, तो दिस इज और रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। तो ये एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है जो हमको दिमाग में रखना है, ठीक है। इसी से ही और इटरेशन करके अपन और भी डेरिवेशन करके फॉर्मूले निकाल सकते हैं। तो देखो एक और फॉर्मूला आता है, तो ये तो हो गया अपना काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है, ये एम सी स्क्वायर के बराबर आ गया। अच्छा इसको क्लासिकल लिमिट लगा के आप अप्रोक्सीमेट करके फिर से वो वाला इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्या था, काइनेटिक एनर्जी आपके लिए आता था हाफ एम नॉट यू स्क्वायर, ऐसा कुछ आता था। तो आप यहाँ पर भी क्या करोगे, अप्रोक्सीमेशन लगाओगे सिमिलरली, तो एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसको ऊपर लाओगे, बाइनोमियल लगाओगे, बाइनोमियल लगाने के बाद में आपके ये कट जाएंगे, बचेगा क्या, एम नॉट वी स्क्वायर बाई 2, दैट इज क्लासिकल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। अब बात करते हैं एक और इक्वेशन की, दैट इज जो हमारे बहुत काम आएगी, ई स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। ये कैसे आएगी उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो हम क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं एम स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 को, हम इसको सॉल्व करते हैं।
कि आखिर ये एंटिटी क्या निकल के आती है। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या है, m इज m0 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो वो क्या निकल के आएगा, c की पावर 4 ब्रैकेट m0 स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, कुछ ऐसा, माइनस m0 स्क्वायर c की पावर 4। ठीक है, इससे क्या कॉमन आ गया, m0 स्क्वायर c की पावर 4 हमारा कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, 1 माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, m0 स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। अच्छा, अब देखो ध्यान से देखना, क्या मेरा मोमेंटम p ये था m0 v अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, m0 स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आएगा। अब देखना ये चीज, क्या आपको पी स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको मैं लिख दूं पी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहां से अपने पास एक और अच्छी सी इक्वेशन निकल के आती है, एम स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस m0 स्क्वायर सी की पावर 4 इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ ई स्क्वायर, ये इधर भेज दो, सो ई स्क्वायर बराबर आ गया पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर सी की पावर 4। देखो अपने पास दो फॉर्मूला ही है, पहला फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का इज इक्वल टू m माइनस m0 सी स्क्वायर, या फिर काइनेटिक एनर्जी का E माइनस m0 सी स्क्वायर, या ई स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर सी की पावर 4। ठीक है, इन्हीं से आप और भी चीजें निकाल सकते हैं, और भी फॉर्मूलाज निकाल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अपना यहाँ तक काम था। चलिए अब चलते हैं, थोड़े से प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते हैं, काफी टाइम हो गया है, तो ये इतनी थ्योरी अपन ने पढ़ी, अब उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, आर यू रेडी? चलिए पहला सवाल हमारे पास, ये तो शायद अपन कर चुके हैं, टू स्पेसशिप ए एंड बी आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ये आपकी ए स्पेसशिप है और ये आपकी बी स्पेसशिप है, ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ मेजर द स्पीड ऑफ स्पेसशिप शिप ए, तो ये आपका ऑब्जर्वर हो गया जो अर्थ पे बैठा है, ये क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है ए स्पेसशिप की वेलोसिटी, वो है आपके पास 0.75 सी, करेक्ट, एंड द स्पीड ऑफ शिप बी टू बी 0.85 सी, 0.85 सी। आपसे पूछा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ शिप बी एज ऑब्जर्व बाय द क्रू ऑन शिप ए। क्रू किसको बोलते हैं, जो स्पेसशिप को चलाते हैं। ठीक है, तो ए के रेस्पेक्ट में बी की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी आपसे पूछिए। तो ये वेलोसिटी ऑफ कंपोजिशन ऑफ वेलोसिटी का सवाल है, कैसे सॉल्व करेंगे। सो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए शुड बी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए अपॉन में 1 माइनस वी बी वी ए डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। सो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए कितना हो जाएगा, तो बी की वेलोसिटी कितनी है 0.85 माइनस 0.85 सी, माइनस ए की वेलोसिटी कितनी है, माइनस का 0.75 सी, डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी बी कितना है, माइनस का 0.85, वी ए कितना है 0.75, सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। कट गया, तो ये आपकी टर्म कट गई, बचेगा क्या, ये इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 5 5 10, 8 8 16, 1.6 नेगेटिव साइन के साथ सी अपॉन में ये कितना हो गया 1 प्लस 0.85 इंटू 0.75। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो आपका आंसर आएगा वो आपकी क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, ऐसा सवाल अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर भी किया। ठीक है, चलिए एक और अच्छा सवाल करते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ पर्टिकुलर पार्टिकल इज मेजर्ड इन द लैब इज 4 इंटू 10⁻⁸ सेकेंड when its speed is 0.8 c and 3 into 10⁻⁸ second when its speed is 0.6 c. Find its actual lifetime. तो देखो इसका एक्चुअल लाइफ टाइम के लिए आपको पूछा है, तो देखो एक्चुअल लाइफ टाइम क्या होगा, जो इसका प्रॉपर टाइम होगा, सो टॉ इक्वल्स टू टॉ नॉट अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर होता है। तो देखो या तो आप इस डाटा को यूज करो या इस डाटा को यूज करो, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो देखो आपका जो लैब फ्रेम के अंदर ऑब्जर्व टाइम है दैट इज 4 इंटू 10⁻⁸ सेकेंड,
टॉ नॉट आपको निकालना है। 1/1 माइनस वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 0.8 का स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट चुका है, सो टॉ नॉट अपॉन अटौटी 64 माइनस 36 मतलब 0.6। तो टॉ नॉट की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई 4 इंटू 0.6 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड। ये कितना हो गया 4×24 मतलब 2.4 इंटू 10⁻⁻8। अच्छा इससे भी अगर आप करोगे तो कितना आएगा देखो 1/6 36 0.4 और 0.8 और 0.8 इंटू 3 2.4 सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा डाटा आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया था। ये आपका PYQ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। A rocket is traveling towards the moon with a velocity of 0.6 c. When half-life to the moon, when halfway off to the moon, it fires a message rocket back towards the Earth with velocity of 0.8 c relative to the primary rocket. What is the velocity of the message rocket as seen by a terrestrial observer? तो देखो क्या है, ये आपका अर्थ है, दिस इज और अर्थ, और ये आपका मून है। आपने क्या किया, आपने एक रॉकेट लॉन्च किया। ठीक है, इस रॉकेट की वेलोसिटी के बारे में कुछ मेंशन है क्या? ए रॉकेट इज ट्रेवलिंग टुवर्ड द मून विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.6 सी। किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है? 0.6 सी वेलोसिटी के साथ। ठीक है, यहाँ पे आपका एक ऑब्जर्वर है, करेक्ट। इट फायर्स ए मैसेज रॉकेट। अब देखो यहाँ से उसने मान लीजिए एक कैप्सूल मैसेज जो है वो उसने लॉन्च किया, एक कैप्सूल मैसेज है वो उसने लॉन्च किया, एंड वो लॉन्च जो किया है वो किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स द अर्थ, मतलब अर्थ के डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, उसकी वेलोसिटी कितनी है 0.8 सी। अब इंपॉर्टेंट क्या है, किसके रेस्पेक्ट में है? तो ये 0.8 सी वेलोसिटी है इस रॉकेट के रेस्पेक्ट में, करेक्ट। आपसे पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मैसेज रॉकेट एज सीन बाय द टेरेस्ट्रियल ऑब्जर्वर, मतलब इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो ये किसका सवाल है? कंपोजिशन ऑफ वेलोसिटी के। तो कैसे करेंगे? तो मान लीजिए मुझे मुझे पता है किसके बारे में, कि ये जो है कैप्सूल किस वेलोसिटी के साथ आ रहा है। मान लीजिए ये आ रहा है v वेलोसिटी के साथ, किसके रेस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, मुझे निकालना है कि इस रॉकेट के रेस्पेक्ट में इसकी क्या वेलोसिटी है। तो मैं कैसे निकालूंगा? वेलोसिटी ऑफ कैप्सूल विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट क्या होगा? vc माइनस वी आर अपॉन में 1 माइनस वी सी वी आर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, कुछ ऐसे निकालूंगा। बट कायदे से मुझे क्या वेलोसिटी दे रखी है? मुझे वी सी आर दे रखी है, मुझे निकालना है वी सी, तो मैं इस इक्वेशन को यूज करता हूँ। तो वी सी आर की वैल्यू है अपने पास क्या? माइनस 0.8 सी इक्वल टू वी सी की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मान लीजिए इसको x मान लेता हूँ। वी आर की मेरे को पता है क्या? माइनस का 0.6 सी अपॉन 1 माइनस एक्स। अच्छा यहाँ पर भी एक क्लच है, देखो x जो वेलोसिटी मान ले अपन, वो किस डायरेक्शन में माने? इस डायरेक्शन में मान रहे हैं, तो इसको भी नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो इसको भी नेगेटिव ले लेते हैं, ये नेगेटिव। और यहाँ पे जो आपकी रॉकेट की वेलोसिटी है वो कितनी है? 0.6 सी अपॉन में सी स्क्वायर, कुछ ऐसा। देखो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गए, यहाँ क्या बचा? 0.8 सी ब्रैकेट 1 प्लस 0.6 एक्स डिवाइडेड बाई सी, और इधर क्या है? x प्लस 0.6 सी। इसको सॉल्व करते हैं। 0.8 सी प्लस 8×48 मतलब 0.48 एक्स अपॉन में सी इक्वल्स टू एक्स प्लस 0.6 सी। इसको इधर भेजो, ये आ गया 0.2 सी, और ये इधर आएगा तो कितना आएगा? 48 में से ये गए तो 0. ये एक्स अपॉन में सी है, यहाँ एक्स अपॉन में सी नहीं है। ओह यहाँ पे भी सी आएगा, ये वाला सी आएगा ना, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये आपका बच गया 0.52 एक्स। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 0.2 अपॉन में 0.52 सी। सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस क्रॉस 20 डिवाइडेड बाई 52 सी। इसको आप सॉल्व कर लेना, मेरे पास थोड़ा कैलकुलेटर तो नहीं है। ये वाली जो वेलोसिटी की, दैट इज वेलोसिटी इज ऑब्जर्व्ड बाय टेरेस्ट्रियल ऑब्जर्वर, इसकी
मैसेज रॉकेट की। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसे सवालों को आराम से इजीली डील कर सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए क्या है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ रेस्ट मास 9.1 × 10⁻³ kg इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 0.99 c, व्हाट इज द टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी निकाल सकते हो, E इक्वल्स टू क्या होता है mc²। m की वैल्यू क्या रखोगे, m0 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 - v² अपॉन में c² इंटू c²। तो ये तो आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरी चीज क्या पूछिए, फाइंड द रेशियो ऑफ न्यूटोनियन काइनेटिक एनर्जी टू द रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी तो आपके पास दोनों काइनेटिक एनर्जी है, तो न्यूटोनियन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, हाफ m0 v²। तो वहां पे m0 की वैल्यू ये पुट करना और v की वैल्यू ये पुट करना, दैट इज काइनेटिक एनर्जी न्यूटोनियन। काइनेटिक एनर्जी रिलेटिविस्टिक क्या निकलेगी, mc² माइनस m0c²। इन दोनों का आपका रेशियो लेना है और इसको सॉल्व करना है, तो ये आप कर सकते हो, इसमें तो सिंपली मैथ्स है। चलिए, two lamps of clay each of first mass m0 collides head on at 4c/5 and stick together, calculate the mass of the composite lump। देखो ये थोड़ा अच्छा सवाल है। टू लम्प्स ऑफ क्ले मतलब मिट्टी की दो गेंदें, ये एक गेंद हो गई और ये एक गेंद हो गई, जिसका मास क्या है m0। ये हेड ऑन कोलाइड करते हैं 4c/5, ये भी किससे है 4c/5 से। हेड ऑन कोलाइड करके एक नया मास बनाते हैं दैट इज m, और मान लीजिए उसकी वेलोसिटी है v। ठीक है, सो कैलकुलेट द मास ऑफ द कंपोजाइट लम्प। इस कंपोजाइट लम्प की जो वेलोसिटी की वो आपसे पूछी जा रही है। तो ये कैसे करोगे आप, देखो आपके पास दो चीजें हैं, एक तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो पहले लगाते हैं अपन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो मोमेंटम कंजर्व करेंगे अगर, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, m, मान लीजिए इसको a मान लो, इसको b मान लो। सो मोमेंटम ऑफ a प्लस मोमेंटम ऑफ b इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ, इसको c मान लो, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ से पी ए, क्योंकि यहाँ पे सी की वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं, तो क्या मैं m0 v लिखूंगा, नहीं, मैं लिखूंगा m0 v अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 - v² अपॉन c², रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। सो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम इधर साइड में अपन निकाल लेते हैं, m0 इंटू 4c/5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 16/25। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, 9/25 मतलब 3/5, 5 से 5 कैंसिल, 4m0 c डिवाइडेड बाई 3। करेक्ट, तो ये आपका एक मोमेंटम हो गया। तो 4m0 c डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4m0 c डिवाइडेड बाई 3। each of first mass m0 collide head on at 4c/5 and stick together, calculate the mass of composite lump। तो इस हिसाब से अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो यहाँ से जो नया मोमेंटम है पी सी दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसकी एनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो एनर्जी ऑफ ए प्लस एनर्जी ऑफ बी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ सी। तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, m0 c² अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - v² अपॉन में c², मतलब 16/25 इंटू 2, क्योंकि इसकी भी सेम होने वाली है, ई सी। तो क्या आ गया, 2 टाइम्स ऑफ m0 c² अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 16/25 इज इक्वल टू नई एनर्जी मतलब ई सी। ई सी की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, pc² c² प्लस m कैपिटल M स्क्वायर c की पावर 4। क्या उसका मोमेंटम कुछ आया था, नहीं, तो ये 0, तो ये कितना आ जाएगा सीधा m² mc² के बराबर है। ठीक है सर, तो यहाँ से c² से c² कैंसिल, ये कितना आ गया 2m0 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितना हो गया 10/3 m0। तो m की वैल्यू कितनी आई अपने पास, 10m0 डिवाइडेड बाई 3। सो नए ऑब्जेक्ट का जो मिक्स होके जो मास निकल के आया, कंपोजिट लम्प का जो मास है दैट इज इक्वल टू 10m0/3। यू कैन सी ये जो वैल्यू है वो 2m0 से भी ज्यादा है, ग्रेटर देन 2m0। कितना है, 3 × 3 = 9.33 m0।
ग्रेटर देन 2m0। जबकि क्लासिकली क्या होता है, अगर एक m0 मास का दूसरे m0 मास के साथ मिल रहा है तो ये जो टोटल मास होगा इसका वो किसका होगा, 2m0 के बराबर। बट यहाँ पे जो मास है वो बढ़ गया है। तो वो बढ़ा किस वजह से, क्योंकि जो उनकी एनर्जी थी वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, मास के अंदर कन्वर्ट हो गई, दैट इज E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। ठीक है, सो वो जो एनर्जी है वो कन्वर्ट किसके अंदर, मास के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से और भी सवाल है, ये सवाल आप खुद ट्राई कर सकते हैं। ए पार्टिकल लिविंग साइक्लोट्रॉन, उसकी एनर्जी ये है, उसका रिलेटिविस्टिक मोमेंटम ये है, तो आपसे रेस्ट मास पूछा है तो सिंपली वो इक्वेशन लगा देना और ये वाले टर्म्स भी आप निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक और सेशन ले लेते हैं जिसके अंदर मैं सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करा दूंगा, जितने भी PYQs हैं जो कि STR के आए हुए हैं वो सारे अपन डिस्कस कर लेंगे एक सेशन के अंदर। तो 20 से 25 सवाल होंगे उसके अंदर, जिससे आपका पूरा STR के जितने भी PYQs है वो सारे कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। जब तक आप चाहें तो इन्हें एज ए असाइनमेंट कर सकते हैं, मैं इसको अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिनका ये पहला क्लास है। तो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं इन सवालों का एज ए असाइनमेंट फॉर्मेट डाल दूंगा, तो आप वो प्रैक्टिस कर लेना। एडिशनल क्वेश्चंस भी मैं ले आऊँगा जो नेक्स्ट सेशन के अंदर अपन डील करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच, सी यू, टाटा, बाय बाय।